बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 44 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 44 का नाम है कल्चरल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव से। मॉड्यूल्स 177 से लेकर 186 इसमें शामिल है। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से या उन हजरात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। अगर लेसन की बात की जाए, लेसन नंबर 44 जैसे कि कल्चर कम्युनिकेशंस एंड बिहेवियर क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स के नाम से है, तो बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन नंबर 44 है। और इसको ना इन द स्टार्टेड रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लास्ट में रखा है। लेसन मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अगर बात की जाए मॉड्यूल 177 की, तो स्वीक बिहेवियर एंड कल्चर के नाम से है। तो व्हाट इज ए स्वीक बिहेवियर? स्वीक बिहेवियर क्या है? स्वीक बिहेवियर वो है जो हम ऐसे एज अ सोसाइटी में ना अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, जिसमें ना हम अपनी कॉमन स्पेसेस जैसे कि मस्जिद जाना, स्ट्रीट कैफ़ेज या सबवेज, ब्रिजेस एक्सेट्रा की सफाई का ना ख्याल रखते हैं और पब्लिक पॉवर्टी की इज्जत करते हैं। और ये बिहेवियर्स ना इंक्लूड करते हैं लॉ का फॉलो करते हैं, मतलब कि कानून को फॉलो करते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को ना ऐसे गुजारना के ना दूसरों के हक का ख्याल रखते हैं, गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी को। और ये सवाल ना उठता है कि कल्चर इस वीक बिहेवियर्स को ना कैसे शेप करते हैं। अगर हाँ, तो किस किस्म का कल्चर फैक्टर्स इस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, स्विक बिहेवियर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में गुजार देते हैं वो स्विक बिहेवियर्स होता है। ओके। और सेकंड, अगर पैराग्राफ की बात की जाए, तो इसमें ना आपको बताया गया कि नीचे दी गई पिक्चर में ना एक यूनिवर्सिटी के ना प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मतलब कि एक यूनिवर्सिटी के ना प्रॉपर्टी, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी है उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, जो कि खानसपुर मरी वैली में है। और यहाँ पर ना एक प्रोफेसर्स और इनकी ना फैमिली ने ना पार्टी की और सब कचरा ग्रीन ग्राउंड पर छोड़ दिया है। क्या ये पाकिस्तानी कल्चर्स का हिस्सा है? क्या एजुकेशन और रिस्पेक्टेबल सोशल स्टेटस होने के बावजूद हमें इन्वायरमेंट और हमारी सराउंडिंग्स की सफाई का कोई ख्याल नहीं है ओवरऑल? और मज़ीद आपको बताया गया कि स्विक बिहेवियर्स, मतलब कि इसमें ना डेफिनेशन मज़ीद आपको बताई गई है स्विक बिहेवियर को। तो स्विक बिहेवियर हमारे ऐसे एक्शंस और बिहेवियर्स हैं जो ना सोसाइटी में ना रहने की एथिक्स के मुताबिक होते हैं। इसमें ना दूसरों की इज्जत करना और अपनी इन्वायरमेंट्स की सफाई और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना शामिल होता है। ओके। स्वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो नंबर वन पे जो स्वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ये है कि अपने आसपास की सफाई रखना, ख़ास करना पब्लिक स्पेस प्लेसेस पे। नंबर टू पे सिर्फ डेजिनेटेड जगह पर स्मोकिंग करना। नंबर थ्री पे दूसरे लोगों से ना पोलाइट होना। और नंबर फोर पे है कि बुज़ुर्ग औरतों, बच्चों और डिसेबल्ड लोगों की इज़्ज़त करना। और नंबर फाइव पे अपने अपने ले अपना लेने में चलना, मतलब कि अपनी लाइन में चलना, हॉर्न ना बजाना। और नंबर मतलब कि कचरा डस्टबिन्स में डालना, ये भी शामिल है स्विक बिहेवियर या स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और पब्लिक स्ट्रीट्स या थ्रू फेयर्स को ब्लॉक करना, ना करना, सॉरी, थ्रू फेयर्स को ब्लॉक ना करना। दूसरे लोगों की इज्जत करना, ये भी स्पीकर रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। और मज़ीद ये कि शोर ना करना, ये भी शामिल है। ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करना, ये भी शामिल है। और जानवर के साथ इंसाफ से पेश आना, ये भी शामिल है। और दूसरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप और इनके कल्चर्स की इज्जत करना, ये भी शामिल है स्वीक बिहेवियर्स में। ओके। मज़ीद ये कि अगर आप इन पॉइंट्स को देखें, मतलब कि स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पॉइंट्स को देखें, तो इसमें ना आमतौर पर आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में ना इनमें से कई चीज़ें नहीं होती। पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में ना या लोगों में इनमें से कई चीज़ें नहीं होती इन स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। हम ना अपनी स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना
पूरी तरह से ना समझने और फॉलो करने में ना काफ़ी कमी जो है वो रखते हैं। और मज़ीद आपको बताया गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ डू वी टीच स्विक बिहेवियर्स। एक अहम बात यह कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि स्विक बिहेवियर को कैसे सीखें। ये भी आप इस सवाल का जो जवाब है ना कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि आपकी प्रेपरेशंस हो सके इस सवाल के जवाब को लेकर, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वन आंसर से टीच इट अर्ली, टीच टू यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एट स्कूल। अच्छा, ये जो ऊपर वाला सवाल है इसका जो है आंसर भी दे दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ना आपका इजहार ख्याल लाजमी इस सवाल को लेकर आपका इजहार ख्याल जो है वो कमेंट्स की सूरत में सुनना चाहता हूँ, तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अच्छा, मॉड्यूल 176 से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस के नाम से है, तो इसमें ना आपको बताया गया कि कम्युनिकेशन से किसी भी सोसाइटी का ना एक कोर कंपोनेंट होता है, और लैंग्वेज इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे 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 लैंग्वेज डेवलप होती गई ना, हर कल्चर्स ने अपनी कम्युनिटी के लिए ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स और साउंड्स का ना इस्तेमाल करना शुरू किया था। वक़्त के साथ ना ये साउंड्स और इनकी इम्प्लाइड मीनिंग्स कॉमन हो गई थी, और लैंग्वेज की शक्ल जो थी वो बन गई थी। इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन से एक ऐसी सिंबलिक प्रोसेस है जिसमें ना सोशल रियलिटी को ना बनाया, मतलब कि मेंटेन किया गया था और रिपेयर और ट्रांसफॉर्म भी किया गया था। जब लोग अपने कल्चरल बैकग्राउंड से आके इंटरेक्ट करते हैं ना, तो इनके लिए ना लैंग्वेज का बैरियर सबसे मुश्किल होता है। मज़ीद इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि हर कल्चर्स में ना लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस वाले पूरे लैंग्वेज पैराग्राफ में ना डिफरेंट लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। तो हर कल्चर्स में ना लोग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया भर के लोगों में ना एक कॉमन सिमिलरिटी है। लेकिन ना लैंग्वेज को ना देखें तो ये भी सबसे ज़्यादा ना डिफरेंसेस से दिखाता है। हर लैंग्वेज में ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि वर्ब्स और नाउन्स, सिंगुलर और प्लूरल, पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस वगैरह। लैंग्वेज का ना इस्तेमाल दोनों समझ और मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है वो वजह भी बन सकती है। बच्चे बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स और कल्चर्स के इन्फ्लुएंसेस ज़रूरी होता है। रिसर्च हैव स्टडीड कॉमनैलिटीज, मतलब कि इस वो वाले पैराग्राफ में ना आपको रिसर्च बताई गई है एक किस्म की लैंग्वेजेस को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर। तो इसमें ना आपको बताया गया है ओवरऑल ये रिसर्च ने ना लैंग्वेज के कॉमनैलिटीज़ और यूनिवर्सलिटी पर ना स्टडीज़ की थी। कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में मैसेजेस को ना डिकोड करना और कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर एक एक्स्ट्रा एक्सट्रेंशियल्स क्रिएचर्स इंसानों की कम्युनिकेशंस को देखें, तो ना उसे ये भी पता चलेगा कि हर इंसान लैंग्वेज का ना इस्तेमाल करता है, लेकिन हम जो अर्थ पर ज़मीन पर रखते हैं ना, हमें अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल्स में ना डिफरेंसेस नज़र आता है। जैसे कि मेटाफोर्स और ह्यूमर्स में ना हमेशा कल्चरल शेड्स जो है वो होते हैं। एक मिसाल के तौर पर एक जुमला है, बाज आ जाओ। अग, अगर इसे ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फ्रिगनर को ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जबकि ना ये फ्रेज एक फ्रेंडली टीजिंग हो सकता है, और यहाँ फिर एक सीरियस वार्निंग भी हो सकती है। ओके। और यहाँ पे एक आपको ना गेस्चर साइंस के बारे में बताया गया है। पहले हमने वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ लिया था, अब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस हैं, मतलब कि गेस्चर्स के ज़रिए इजहार करना, तो वो आपको बताया गया। तो गेस्चर साइंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का ना हिस्सा होता है, और भी ना एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ए अल सैयद बेदीन साइंस लैंग्वेज, मतलब ABSL, ये एग्जाम पॉइंट बेसिस के एब्रीवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। और नेकरागुआन साइंस लैंग्वेज जो है वो NSL। कुछ लैंग्वेजेस में ना कलर्स के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। अगर सिर्फ दो वर्ड्स हों तो वो ना ब्लैक और वाइट होते हैं। कुछ सिलेबल्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जैसे भी जिससे भी ना सिलेबस के बीच में ना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके। तो सिलेबल से बना दिए कि वो साइंस या वो टून होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के दौरान। आगे आपको ना लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल हॉक हॉक कैट 1966 की ना स्टडी भी बताई गई है। तो इस स्टडी के मुताबिक ना कॉमनैलिटीज़ को लेकर नंबर 1 पे है कि लैंग्वेज डिक्रीट होती है।
सॉरी डिस्क्रिएटी होती है, लैंग्वेज की होती है, डिस्क्रिएटी होती है। नंबर 2 पे कि लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी हर इंसान में ना होती है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का नहीं होना। ओके। और नंबर 3 पे है कि ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती है। नंबर 4 पे कि न्यू सेंटेंस बनाने की प्रोविजंस होती है। और नंबर 5 पे कि लैंग्वेज हिरारिकल होती है। फोनोमनस फोनेम्स को ना मोर फोनेम्स में ना डिवाइड किया जाता है। मजीद बताया गया कि अगर आप ये सेंटेंस देखें, आई एट अ हैंडफुल ऑफ बीन्स, आई एट अ माउथ फुल ऑफ बीन्स, आई एट अ हेल्प फुल ऑफ बीट्स। तो ये ना सब सेंटेंस में ना लफ्ज़ों की तब्दीली से ना बदल जाता है, मतलब कि कोई भी वर्ड अगर देखा जाए। मॉड्यूल 174 लैंग्वेज एंड कल्चर 1 के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया कि जब हम अलग अलग कल्चर्स के लोगों को ना कंपेयर करते हैं ना, तो अक्सर कल्चर को ना लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। और ये अक्सर देखा गया कि ट्रांसलेशन से ना मीनिंग समझ आता है, लेकिन ना क्या ये सोच भी वही होती है जो असली मीनिंग होती है। जब हम बाईलिंगुअल लोगों पर स्टडीज़ करते हैं तो ये ना मदद मिलती है, इससे मदद ये मिलती है कि हम ना लैंग्वेज को ना कल्चर से ना अलग कर सकते हैं। इंग्लिश दुनिया के कई मुल्कों में बोली जाती है और एजुकेशन में भी यूज़ होती है और इंटरनेशनल बिजनेसेस में भी इस्तेमाल होती है। फिर भी ना कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं होते हैं जो कल्चर से ना बाउंड होते हैं, और अगर इन्हें लिटरली ट्रांसलेट किया जाए तो असली मीनिंग या सोच नहीं मिलती फिर उन लफ्ज़ों को लेकर या उन सेंटेंस को लेकर। मजीद आपको बताया गया कि ग्लोबल दुनिया में ना कम्युनिकेशन से सिर्फ ना लैंग्वेज की कंपिटेंस से ना ज़्यादा कुछ और होती है। इसमें ना कल्चरल नॉलेज और शेयर्ड कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी होते हैं। डेवलपमेंट एविडेंस से ये बताते हैं कि अलग अलग कल्चर्स का इन्फ्लुएंस, जैसे कि इटालियन, कैनेडियन और जापानीज इन्फ्लुएंस अपने गेस्चर डेवलप करते वक्त बहुत सिमिलर होते हैं। अगर हम स्नो के लिए अलग अलग वर्ड्स की बात करें तो इनोवेट इनोवेट लैंग्वेज में ना स्नो के लिए ना ज़्यादा वर्ड्स हैं। अच्छा, ये भी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इनके ना कल्चर और इन्वायरमेंट से स्नो से रिलेटेड है। आपसे ये सवाल है कि क्या उर्दू में एंगर के लिए ज़्यादा वर्ड्स है जैसे कि इनोवेट लैंग्वेज में स्नो के लिए? ओके, तो इसका जवाब आप मुझे अब कमेंट्स में लाजमी देना, क्योंकि सवाल तो इसमें किया गया है, तो लेकिन जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ। और मज़ीद अगर नीचे आया जाए तो इसमें आपको बताया गया है कि वोल्फ का कहना है कि जो लैंग्वेज हम जानते हैं उसे ना हमारी सोच भी अफेक्ट होती उससे ना हमारी सोच भी अफेक्ट होती है। वोल्फ ने एक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स के तौर पर ना ये सोचा था कि किसी सिचुएशंस को ना हम किस तरह समझते हैं, और ये लैंग्वेजेस के ज़रिए ना लिमिटेड हो सकता है। अ, एक एग्जांपल भी दी गई है, मिसाल के तौर पर कि एम्प्लॉई ने ना वेयर हाउस में ना गैसोलीन ड्रम्स में ना मैच गिरा दिया था, जहाँ पर ना साइंस था एम्पैथी। उसने ना एम्पैथी को ना समझने का ड्रम में ना कुछ नहीं है, मतलब कि उसने एम्पैथी को समझा कि ड्रम में ना कुछ नहीं है, तो इसलिए ना उसने गैसोलीन ड्रम में ना मैच मतलब कि माचिस गिरा दी थी। लेकिन ना उसने ये नहीं सोचा था कि शायद फ्लेमेबल वेपर्स भी होंगे। ओके, आगे आपको बताया गया है लास्ट वाले पैराग्राफ में कि दानी लैंग्वेज जो न्यू जेनिया की एक लैंग्वेज है, इसमें ना दो कलर्स टर्म्स हैं, माला और मिली, जो ब्राइट और डार्क को ना रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश और दानी स्पीकर्स दोनों ही शेड्स को ना इक्वली देखते हैं, लेकिन ना फोकल कलर का कॉन्सेप्ट दानी में ना नहीं होता। और ये रिसर्च भी होती है कि लैंग्वेजेस में ना कलर्स के लिए ना वर्ड्स किस तरह से अलग होते हैं। मॉड्यूल 180 लैंग्वेज एंड कल्चर 2 के नाम से है। तो इसमें बताया गया कि यादी कल्चर एक ना गहरा होता है। तो ना लैंग्वेज उस घर के दरवाजे की चाबी होती है जो अंदर के सभी कामों या सभी कमरों को ना खोलती है। और खालिद हुसैनी अफ़गान बॉर्न अमेरिका नॉवलिस्ट कल्चरल आइडेंटिटी काफ़ी फैक्टर्स पर ना डिपेंड करता है, जैसे कि एथनिसिटी, जेंडर, जियोग्राफिक लोकेशन, रिलीजियन, लैंग्वेज और बहुत कुछ ना कल्चर को ना हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड सिस्टम ऑफ सिंबल्स, मीनिंग्स एंड नॉर्म्स जो है वो कहते हैं। जब आप कोई लैंग्वेज जानते हैं ना तो आप उन लोगों के साथ ना कनेक्ट करते हैं जो वही लैंग्वेज बोलते हैं, और ये कनेक्शन से कल्चरल एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तुर्किश स्पीकर अक्सर ना मैनर्स और बात को ना अलग क्लासेस
क्लॉजेस में ना एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर शी असेंडेड द हिल वाइल वॉकिंग, जबकि ना इंग्लिश में ना ये एक ही क्लॉज में ना एक्सप्रेस होता है। मिसाल के तौर पर शी वॉक डाउन द हिल। ओके, और ये एग्जाम बड़ी वैसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड या वाइट येलो कलर में। और मज़ीद आपको बताया गया है सेकंड पैराग्राफ में कि कभी कभी ना अंडरस्टूड हो जाता है जहाँ क्रूशियल से इंफॉर्मेशन से मिस होती है। एक स्टडी में ना रॉबर्ट्स मॉस और वास सरंगी और जोन्स ने 2005 ने ना लंदन में पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच ना कम्युनिकेशन को ना एनालाइज किया। इन्होंने ये एक नतीजा निकाला कि 31 केसेस में ना कम्युनिकेशन से फेल हुई है, जबकि ना 2/3 सैंपल्स को ना लैंग्वेज या लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में ना प्रॉब्लम्स हुई है। एक और इंटरेस्टिंग केस ये था कि जब एक डॉक्टर ने पेशेंट्स से कहा डज डॉग रिसीव वेट केयर, एंड पेशेंट्स ने जवाब दिया यस दैट्स व्हाट द ओनर सेड। डॉक्टर ने ना इस स्पेक्टिज्म्स को ना मिस कर दिया था क्योंकि ना पेशेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग नहीं था। राइटिंग सिस्टम्स यूज इन डिफरेंट लैंग्वेज में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कुछ लैंग्वेजेस से जैसे कि इंग्लिश फोनेटिक रिटन राइटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं जहाँ ना करेक्टर साउंड्स को ना रिप्रेजेंट करते हैं। चाइनीज से करेक्टर्स आइडियोग्राफिक होते हैं जो वर्ड्स या मॉर्फेम्स को ना रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी हुई है तो मैं समझ गया हूँ, अब आपके लिए थोड़ा सा ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको लेकर। आगे ना ईस्टर्न कल्चर्स और वेस्टर्न कल्चर्स का जो है वो कंपैरिजंस आपको इस वाले पैराग्राफ में बताए गए हैं लैंग्वेजेस को लेकर। तो ईस्टर्न कल्चर्स अक्सर ना रिलेशनशिप को ना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर्स सब्जेक्ट्स को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि अगर आप सीगल ट्री स्क्वेरल्स के वर्ड्स दिए जाए और किसी चाइनीज स्पीकर से पूछा जाए कि कौन सा दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ जाते हैं या मिलते हैं, तो ना वो ट्री और स्क्विरल चूज करेगा क्योंकि ना इनके बीच ना रिलेशनशिप होता है। एक इंग्लिश स्पीकर सी गुल और स्क्विरल को ना चूज करेगा क्योंकि ना दोनों एनिमल कैटेगरी में आते हैं। मॉड्यूल 181 कल्चर इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस के नाम से है, तो इसमें ना आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इन द स्टार्टेड बताया गया कि जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना तो वो कई चीज़ों को ना एक्सप्रेस करते हैं। इमोशंस भी ना एक तरह से ना अपनी जज्बात को ना एक्सप्रेस करते हैं और ये यूनिवर्सल है। हर इंसान को ना इमोशंस महसूस होता है और वो सिमिलर तरीके से ना इन्हें एक्सप्रेस भी करता है, मतलब वाजिया भी करता है, जाहिर भी करता है। जैसे कि ना जब कोई गुस्सा या डर महसूस करता है तो इसका ना दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इमोशनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर और कम्युनिकेटिव रिएक्शंस होते हैं जो किसी स्टिमुली को ना रिस्पॉन्स में जो किसी स्टिमुली के रिस्पॉन्स में होता है। ओके, मज़ीद इस वाले पैराग्राफ में आपको ना बताया गया है साइंटिस्ट ने क्या सर्च किया है इस हवाले से। तो साइंटिस्ट ने ना दुनिया भर के ना 2500 लैंग्वेजेस में ना सिमेंटिक पैटर्न्स को रिसर्च किया था। इन्होंने ये देखा कि इमोशन वर्ड्स जैसे कि अगस्ट ग्रीफ और हैप्पीनेस इनकी मीनिंगफुल लैंग्वेज फैमिली के मुताबिक अलग हो सकते हैं, जबकि इमोशन से खुद यूनिवर्सल फिनोमेना है और इसमें ना हमेशा कल्चर की इन्फ्लुएंसेस से ना अफेक्ट होता है। मतलब कि जो इमोशंस क्या है, एक अपने आप में यूनिवर्सल फिनोमेना है और ये हमेशा कल्चर के इन्फ्लुएंस से ही मुतासिर होगा। जैसे कि डार्विन ने कहा था कि इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं और सब इंसान इन्हें ना एक ही तरीके से महसूस करते हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि ना कल्चर और लैंग्वेज में ना इमोशंस के एक्सप्रेशंस को ना अफेक्ट करते हैं। आज की रिसर्च के मुताबिक ना इमोशंस यूनिवर्सल है, लेकिन इनका एक्सप्रेशंस एक्सपीरियंसेस परसेप्शंस और रेगुलेशंस कल्चर के नॉर्म्स के हिसाब से ना वेरी करते हैं। ओके, ये आपको ना पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जैसे कि देख लें कि पोस्टर और गेस्चर देख लें, ठीक है। तो ये हर एक इमोशन जो है ना वो डिफरेंट सही पिक्चर्स में दिख रहे हैं। आगे आपको ना एक जुमला भी दिया गया है, मतलब कि लैंग्वेज ऑफ लव, वर्ड्स फॉर जॉय, वर्ड्स फॉर सैडनेस, टर्म्स फॉर एंगर्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेज आर इंटरमिंगेंट। मतलब कि लैंग्वेज ऑफ मतलब कि कल्चर्स और लैंग्वेज का ना एक गहरा ताल्लुक है। कल्चर्स और लैंग्वेज का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। कल्चर एंड लैंग्वेज आर इंटर मिंगल्ड, मतलब कि गहरा ताल्लुक होना। मॉड्यूल 182 शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ इमोशंस के नाम से है, तो इसमें इन द स्टार्टेड छोटे से इन 3 लाइनों के पैराग्राफ में आपको बताया गया कि इमोशन खुद यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन वो हमेशा ना कल्चर के इन्फ्लुएंसेस से इफेक्टेड होते हैं। इमोशंस कैसे एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, परसीव किए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं, ये सब कल्चर्स बिहेवियर्स के मुताबिक ही होता है। मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में
बताया गया है मैनी कल्चर्स, मतलब कि कई कल्चर्स में ना इमोशंस को ना एक इंडिविजुअल्स के अंदर का ना नहीं बल्कि ना लोगों के बीच में ना रहते हुए समझा जाता है। ऐसे कल्चर्स में ना इमोशंस वो चीज़ होती हैं, ऐसे कल्चर्स में इमोशंस वो चीज़ होती है जो लोग एक दूसरे के साथ ना करते हैं। जैसे कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो तो ना वो हमारे बीच का ना गुस्सा होगा। जब आप इमोशंस के बीच में ना समझते हैं तो ये आपके ना इमोशनल रेगुलेशंस और सेल्फ और दूसरों के इमोशंस को ना रिकॉग्नाइज करने पर असर डालता है। मज़ीद आपको बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में कि मतलब कि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ना शेम का अक्सर बुरा इमोशंस होता है। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि शेम का अक्सर बुरा होता है। अच्छा, ये जो है इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें शेम्स के लेकर जो है वो बताया गया है, तो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो किसमें जो है वो शेम को अक्सर बुरा इमोशन समझा जाता है, किस कल्चर्स में समझा जाता है या किस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ना शेम को अक्सर ना बुरा समझा जाता है, लेकिन ना दूसरे कल्चर्स में ना शेम को ना अच्छा इमोशन से समझा जाता है और ये मॉडेस्टी और एम्ब्रेसमेंट्स के साथ एक कैटेगरी में होता है। और ये दिखाता है कि आपके पास ना प्रॉपर्टी है और आप अपने दुनिया में अपनी जगह जो है वो समझते हैं। मज़ीद आपको बताया गया कि वेस्टर्न कल्चर्स में ना शेम अक्सर उन बिहेवियर्स के साथ होता है जो रिलेशनशिप के लिए ना डिस्ट्रक्टिव होता है। हम शेम के साथ ना विड्रावल करते हैं, हम अपने आप को ना दिखाना नहीं चाहते। लेकिन ना दूसरे कल्चर्स में ना शेम एक ऐसा इमोशंस होता है जो दूसरों से रीच आउट करने के साथ आता है और ये रिलेशनशिप को ना रिपेयर करता है। अच्छा, एक होता है शेम, एक होता है शाइनस, एक होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा होना वो चलो ठीक है, मतलब कि वो तो मतलब कि फेम होना और शाइनस होना ये इंसान में होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में है कि जिसमें हया नहीं उसमें इस्लाम नहीं, क्योंकि हया ईमान की कमज़ोर तरीन शाखों में से एक है। ठीक है, स्टिग्मा होना वो एक लहदा, मतलब कि अगर आपने बुराई कर ली है और उस बुराई पर अगर लोग आपको टारगेट कर रहे हैं कि ये ड्रग्स पीता है या जना करता है, तो वो भी इंसान अपने आप में स्टिग्माटाइज्ड हो जाता है उस सूरत में। क्योंकि इस्लाम बीच में आता है, इस्लाम के आता है कि देख, अगर उसने बुराई की है या अच्छाई की है वो अल्लाह और अल्लाह का मामला है। अब हम लेबलिंग लगाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्टिग्माटाइज्ड एक शख्स को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जबकि हम उस बुराई को लेकर हम अल्लाह से पनाह नहीं मांग रहे होते, हम स्टिग्मा कर रहे होते हैं। शेम और शाइनस आनी चाहिए एक इंसान को, अगर बुराई की तरफ बुलाया जाए तो कहेगा नहीं मुझे इस्लाम रोकता है, तो ये शेम में कंसीडर होगा और शाइनस में कंसीडर होगा। लेकिन अगर उसने वो बुराई कर ली है तो तब वो स्टिग्मेटाइज हो सकता है वो शख्स। ओके, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वेस्टर्न कल्चर्स में ना अक्सर उन बिहेवियर्स के साथ होता है जो ना रिलेशनशिप के लिए ना डिस्ट्रक्टिव होता है। हम शेम के साथ ना विड्रावल करते हैं, हम अपने आप को ना दिखाना नहीं चाहते। लेकिन ना दूसरे कल्चर्स में ना शेम एक ऐसा इमोशंस होता है जो दूसरों से रीच आउट करने के साथ आता है और ये रिलेशनशिप को ना रिपेयर करता है। मज़ीद आपको बताया गया है इस फिफ्थ पैराग्राफ में, मतलब कि इस वाले पैराग्राफ में, मैनी लैंग्वेजेस हैव वर्ड्स हुज मीनिंग सीम्स सो स्पेसिफिक, मतलब कि कई लैंग्वेजेस में ना कुछ स्पेसिफिक और न्यूअन्स्ड वर्ड्स होते हैं जिन्हें ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है और इन्हें सिर्फ डायरेक्टली इम्पोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि जर्मन वर्ड शेड फ्रीड ने जो दूसरों के नुकसान से ना मिलने वाले खुशी को ना डिस्क्राइब करते हैं, और ये सेंस जो किसी अल्टरनेटिव लाइफ की गहरी तमन्ना को ना डिस्क्राइब करता है। और लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि पर्शियंस वर्ड्स एंधो को ना ग्रीफ और रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ना दरगवा के सरखी डायलेक्ट में ना दर्द, ग्रीफ और एंग्जाइटी के लिए ना यूज़ होता है। पर्शियन स्पीकर्स ग्रीफ को ना ज़्यादा रिग्रेट से रिलेटेड समझते हैं, जबकि ना दरगवा स्पीकर से इसे ना एंग्जाइटी के साथ ना लिंक करते हैं। मॉड्यूल 183 ट्रैवलिंग के एज एन एंट्रोग्राफर के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया कि एंट्रोग्राफर एक ऐसे लोगों की स्टडी होती है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को ना बिलोंग करता है। इसमें ना पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस का अप्रोच भी होता है। जब एक एंट्रोग्राफर्स दूसरों को ऑब्जर्व करता है ना, तो वो क्वालिटेटिव डाटा हासिल कर सकता है थ्रू के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के
लोगों का एक्सपीरियंस और कहानी बयान करने में ना मदद करता है। एक एंथ्रोग्राफर्स उन लोगों के बीच में रह सकता है, किसी भी रोल में या फिर किसी और कल्चर्स में किसी भी पर्पस के लिए जा सकता है और कल्चरल ग्राफी का ना फ़ायदा उठाता है। मज़ीद आपको बताया गया है इसमें कि ये ना काम मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में किया है, लेकिन बिना किसी फॉर्मल प्लान के। मैं अब्रॉड एजुकेशंस के लिए गया और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस के लिए ना सफ़र किया। इन सफ़रों में ना मतलब कि इन जितने भी मैंने सफ़र किए थे, मुझे ना बहुत कीमती और अनमोल ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस दिए थे। इन सफ़र से हासिल वाले जितने भी थे, अनमोल ऑब्जर्वेशंस हासिल हुई थी और एक्सपीरियंस मिला था जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता था। इन सफ़रों में ना मुझे ज़िंदगी के सबक भी दिए थे। डाइवर्सिटी का एहतराम सिखाया और इंसानी इंटरेक्शंस का ना मज़ा भी दिया था। जब हम सफ़र करते हैं तो ना हम कल्चर्स के कंपेयर भी करते हैं। हमारी अपनी कल्चर्स की स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत सम एस्पेक्ट्स, हर कल्चर्स की खूबसूरती और जो चीज़ें हम दूसरे कल्चर्स में एक्सेप्ट करते हैं कर पाते हैं ना, वो सब सीखने को ना मिलते हैं। कुछ ये लर्निंग्स मैंने ना अपने रिसर्च में भी डाली थी, जैसे कि एग्रेशन पर अक्रॉस कल्चरल बिलीफ्स, और ये सब कुछ ना एक बुक और कुछ विजुअल्स मटेरियल्स में डॉक्यूमेंटेड है। ओके, मॉड्यूल 184 जो है वो लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से इंटरव्यूज़ विद पोइट यूसरा अमजद के नाम से है। तो इसमें ना आपको ओवरऑल बताया गया कि इंटरव्यू में ना हम पोइट्री को ना डिफरेंट से कल्चर्स में ना ट्रांसलेट करने की कम्प्लेक्सिटी को ना एक्सप्लोर करते हैं, जो बहुत ही न्यूअन्स्ड नेचर से रखती है। डॉक्टर नुमान ने यह सवाल किया था कि क्या पोइट्री जो इतनी गहरी मीनिंग्स रखती है उसे डिफरेंट कल्चर्स में और लैंग्वेजेस के बैरियर्स के अक्रॉस समझा जा सकता है। पाकिस्तानी पोइट यूसरा अमजद ने ना पोइट्री को ट्रांसलेट करने का ना चैलेंजेस बताया, और इनका कहना था कि पोइट्री ज़बान का ना सबसे डेलिकेटेड यूज़ होती है, जो कनोटेशंस इनफेरेंस और रिच लिंग्विस्टिक टेक्स्ट पर ना डिपेंड करती है। और यूसरा ये भी कहती है कि सक्सेसफुल ट्रांसलेशन अक्सर ना एक न्यू पोइम्स क्रिएट करता है जो दूसरी लैंग्वेजेस में ना कल्चरल और लिंग्विस्टिक न्यूअंस लेकर आती है, लेकिन असली इस सेंस को ना पूरी तरह से ना कैप्चर्स नहीं कर पाती। इन्होंने एक मिसाल भी दी थी स्कूल डेज़ की, जब मिर्ज़ा गालिब का वर्ड्स दिले नदान तुझे हुआ क्या है, इन्होंने इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तो माई स्टूपिड हार्ट व्हाट्स हैड्स हैपन टू यू में ना ट्रांसलेट इन्होंने किया था। तो रीजनल इमोशंस डेप्थ हो गए थे, मतलब कि और ज़्यादा जो थे वो गहराई में आ गए थे। इसके बावजूद तो वो कहती है कि गज़ल जो इंडो पाक कल्चर से गहरी ताल्लुक़ रखती है ना, अमेरिका में भी ना काफ़ी पॉपुलर हो गई है, जो इसके यूनिवर्सल अपील और कल्चरल ट्रांससेंडेंस को ना दिखाती है। मॉड्यूल 185 पर जो है वो कल्चरल अप्रोप्रिएशंस एंड कंज्यूमर्स बिहेवियर्स केस ऑफ कश्मीरी सवाल कश्मीरी शॉल डिस्कशंस विद मिस्टर बुशरा जमील का इंटरव्यू जो है वो आपको डिस्कस किया गया है। ओके, इसमें ना आपको बताया गया कि इस मॉड्यूल में ना हम ना मटेरियल्स कल्चर्स के अडेप्ट करने का कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें ना ड्रेस फॉर्म से एम्ब्रॉयडरी और पोट्री जैसे चीज़ों को ना देखा जाता है। इंटरव्यू में ना ये देखा गया कि कैसे ना कल्चरल आर्टिफिकेट्स और ट्रेडिशनल डिज़ाइंस न्यू सेटिंग्स में ना री इमेजिन्स या इंटीग्रेट हो सकते हैं, और ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को ना प्रिजर्व करने और इनोवेशंस को ना इम्प्रेस करने का बीच का ना बैलेंस दिखाता है। ऐसे अडेप्टेशंस अक्सर ना कल्चरल वैल्यू से एस्थेटिक और मीनिंग्स को ना समझने का ना एक तरीका भी होता है, और जब ये चीज़ें दूसरे कल्चर से पर्सपेक्टिव्स के थ्रू के इंटरप्रेट होते हैं ना, तो इनमें ना ट्रांसफॉर्मेशन से देखने को मिलता है। मज़ीद आपको इस में बताया गया है इस लास्ट वाले पैराग्राफ में कि मिस्टर बुशरा जमील पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर की ना असिस्टेंट प्रोफेसर है, और इनका एमफिल कल्चरल स्टडीज़ में ना NCA से है। इन्होंने ना कश्मीरी शाउल पर ना बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की थी, जब यूरोप के बाद मुल्कों में पॉपुलर हो गई थी, और
बाद में ना दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अडेप्ट हुई थी। इन्होंने बताया कि कश्मीरी शॉल जो है ना पहले कॉलोनियल रूल्स ने अपनाया था, जो इंग्लिश और फ्रेंच के लिए स्टेटस सिंबल बन गई थी, और इंडियन नवाब्स के लिए भी इस शॉल की फॉर्म ना बदल गया, और असली जो शाहतोश या पाशमीना अब मुश्किल से मिलती है, जो अक्सर फैमिली हेरोलम्स के रूप में मिलती है, और ये ना इंटरव्यू से टीचिंग मटेरियल्स का ना हिस्सा है, और स्टूडेंट्स इसको ना देखेंगे। ओके, आप ये जो है ना रिसर्च निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री निकाल सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। मॉड्यूल 186 म्यूजिक ड्रामा सोसाइटी से कनेक्टिंग कल्चर्स अक्रॉस टाइम्स एंड स्पेस के नाम से है। तो इसमें ना आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ओवरऑल बताया गया है कि आर्ट्स एक ना शेयर्ड लैंग्वेज है, जो ना कल्चर्स के अक्रॉस कॉमन है, और ये बिल्कुल ना सच है कि आर्ट्स और कल्चर्स एक दूसरे से ना जुड़े हुए हैं, और कल्चर वो चीज़ है जो ना सोसाइटी में आर्ट्स और क्रिएटिव आर्ट्स को ना डिफाइन करते हैं। लेकिन आर्ट्स जो ह्यूमैनिटी के हेरिटेज है, हमेशा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ना क्रॉस करते हुए ना दुनिया भर में ना पहुंचाते रहते हैं या पहुंचती रहती है। पर्शियन से कारपेट्स हों, इटालियंस क्राफ्ट्स, इंडियंस में मैनीच्योर और क्लासिकल म्यूज़िक हो, शेक्सपियरियन ड्रामा हो, या यूरोपियन और अफ्रीकन स्टोरीज, और इंडिजीनियस नेशंस के आर्ट्स क्राफ्ट्स और म्यूज़िक हों, सब ने ना दुनिया भर में ना लोगों के बीच में ना अपना रंग दिखाया है। और मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है मुख्तलिफ जो है ना कल्चर्स को लेकर, मतलब कि मुख्तलिफ कल्चर्स की ना ट्रेडिशनल म्यूज़िक में ना नोशंस और हारमोनीज में ना फ़र्क हो सकता है। जैसे कि कन्वेंशनल वेस्टर्न हारमोनी जो जापानीज और इंडियन स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और ये सादिया ने 1980 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। बहुत सी नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस में ना नोट का कंसेप्ट जैसे कि स्टेबल पिच नहीं होता। इंडियन और जापानीज म्यूजिकल टेबल्स या टोन डाइट्स जो सिर्फ थोड़े फ्रीक्वेंसी रेशो में फ़र्क करते हैं, वो वेस्टर्न्स में एक्सट्रीम रेजोनेंस समझ जाते हैं, और कंपोजिट्स और म्यूजिशियंस इसे ना अवॉइड करते हैं। लेकिन ये ना इंटरवल्स इंडिया और जापानी की क्लासिकल म्यूज़िक में ना खूबसूरती से ना यूज़ किया जाता है। मास्टर ने ना 1976 में अपनी रिसर्च में ये आइडेंटिफाई किया था। मज़ीद ये कि कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न म्यूज़िक नोशंस जो ब्यूटी के परसेप्शंस को ना रिफ्लेक्ट करता है, वो वेस्टर्न कल्चर्स में डेवलप हुआ है। मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में म्यूज़िक और स्पीच प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया कि म्यूज़िक और स्पीच प्रोसेसिंग एक ही कोग्निटिव सिस्टम को ना शेयर करता है, इसलिए ना म्यूज़िक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को ना इन्हेंस करने के लिए एक पावरफुल टूल होता है। म्यूज़िक के साथ ना इंगेज होना लर्निंग को रिलैक्स और इंजॉयबल इन्वायरमेंट्स में ना फोस्टर करता है, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ना इंकरेज करता है, खासकर जब हम म्यूज़िक कंपोज करते हैं। इसके अलावा ना म्यूज़िक कल्चर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो डाइवर्स ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को ना समझने में मदद भी करता है। जैसे कि लव सॉन्ग्स, डांस ट्यून्स और ललाइबल्स जो हर कल्चर्स में ना यूनिवर्सल होते हैं, और अक्सर ना सेम पैटर्न्स और थीम्स शेयर करते हैं, जो दुनिया भर के लोगों को ना कनेक्ट करते हैं। और ये क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट्स म्यूज़िक का सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को ना इनरिच नहीं करते, बल्कि ना ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करते हैं। और इस वाले पैराग्राफ में, ओवरऑल लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ऐसे परसेप्चुअल से प्रॉब्लम से जो वेस्टर्न लिसनर्स को ना डिस्प्लेयर्स दे सकते हैं ना, जो स्वीडन से इटली या यूक्रेन में पैदा हुए हैं, वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ना वेस्टर्न्स और नॉन वेस्टर्न्स म्यूजिक में ना डिफरेंट स्केल्स, इंटरवल्स और रिदमिक पैटर्न्स यूज़ होते हैं। नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में ना, जैसे कि मिडल ईस्ट, इस्लामिक कंट्रीज में क्लासिकल म्यूज़िक का ज़्यादातर प्रैक्टिस से लिखा नहीं जाता। यूरोप और अमेरिका में ना होता है। अक्सर ये म्यूज़िक इम्प्रोविएशंस पे ना बेस्ड होता है, जो फ्रेमवर्क के लाइक पैटर्न्स पर होता है, और ये ज़रूरी होता है कि हर कल्चर्स में ना रिटर्न नोटेशंस हो। लेकिन कई नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना क्लासिकल म्यूज़िक अक्सर परफॉर्मेंस में ही होता है, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस इन म्यूज़िक परसेप्शंस को ना ओवर एग्जीग्रेट नहीं करने चाहिए।
कंटेम्प्रेरी मास मीडियाज ग्लोबल ट्रेड और इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट की वजह से ना लोग अब दूसरे म्यूज़िकल स्टाइल्स को ना समझने और अप्रिशिएट करने के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो तलाश करते हैं। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 44 जो कि बहुत लेंथी था और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज कम्युनिकेशंस और डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं हम जो सेंटेंसेस हैं डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से हमारे बिहेवियर्स को या हमारे कल्चर्स को जो है वो क्रॉस कल्चर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये ओवरऑल इस लेसन नंबर 44 में आपको बताया गया था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना आपको बहुत कुछ यूनिक किस्म की चीज़ें बताई गई थी और इसमें बाज़ आ जो जुमला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन द स्टडी ट्रैक चाइनीज़ की बात की जाए तो चाइनीज़ के भी और कोर कंपोनेंट की बात की जाए तो कोर कम्युनिकेशन के कोर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विक का भी स्विक बिहेवियर और स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसको मैं अब लेफ़्ट कर रहा हूँ मैंने बता दिया हुआ ऑलरेडी। अब मैं आता हूँ नीचे तो इसमें अच्छा ये जो है ना हाउ डू वी टीच स्विक बिहेवियर्स ये एग्जाम पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस सवाल का जवाब को आप रेडी कर लेना। आगे है इसमें ना आपको कम्युनिकेशन थ्रू का यूज़ लैंग्वेज ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चिल्ड्रन लैंग्वेज जो होती है वो किस तरह होती है फॉर्मल होती है या विदाउट फॉर्मल होती है इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो फॉर्मल होती है फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। और रिसर्च जो वो कम्युनिटीज़ को लेकर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या देखते हैं वो क्या स्टडी किया था कि कम्युनिकेशंस जो है वो डिकोडिंग मैसेजेस पर होती है तो उसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आगे नीचे आया जाए तो मज़ीद भी बहुत कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है जैसे कि बाज़ा जो मैंने जुमला भी बता दिया था ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये जो है ना कैनेडियंस एंड इंग्लिश कैनेडियंस ब्लैक वाइटल्स ऑब्स ये इनकी रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा कम्युनिकेशन जो होती है वो किस तरह से होती है वर्बल नॉन वर्बल के थ्रू होती है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने क्या क्लेम किया था ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इम्पैथी को क्या समझा था उसने फ्लेमेबल उसने इम्पैथी को समझा था कि मतलब कि खाली चीज़ है तो मैचेस वगैरह को हम उसने मैचेस जो थी वो गिरा दी थी जबकि ये समझ कर ठीक है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और तुर्किश स्पीकर्स यूजुअली क्या करते हैं अपने मैनर्स में ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और अच्छा यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अच्छा इसमें ना आप देखें कि हर एक लैंग्वेज का ना थोड़ा थोड़ा फेजेस दिया गया है और उन फेजेस को दूसरे कल्चर्स के फेजेस के साथ रिलेट किया गया और उसी फ्रेजेस को ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये अगर किसी और कल्चर्स में अगर बोला जाए तो वो फिर उसका मायने कुछ इस तरह से होगा और उसका भी इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो है ना लेसन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है अब इस ये कंफ्यूजिंग वाला भी हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इसमें ना डिफरेंट कल्चर्स के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस की वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। सपोज अगर मैंने चाइनीज़ का उठा लिया है तो चाइनीज़ का भी पूछा जा सकता है। अगर पर्शियंस का उठा लिया तो पर्शियंस का भी पूछा जा सकता है। अच्छा ये जो है ना 2500 लैंग्वेजेस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि साइंटिस्ट ने जो है सर्च किया है सिमेटिक पैटर्न्स वो कितने राउंड अबाउट है जो 2500 लैंग्वेजेस पर है। ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये था मैंने इसका जो है ना वो ज़रूरी समझा कि थोड़ा बहुत मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्दर ये है कि आप इसको ना 2-3 मरतबा मतलब कि अगर टाइम हो तो लेसन को ना 2 दफ़ा फास्ट मोड पे लगा के ना सुन लीजिएगा ताकि ना आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि इसमें अगर मैं आपको बताने लग गया कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ये लेसन जो है ना वो तकरीबन 9 सफ़ों पे मुश्तमिल है। और इसको मुझे इसलिए मैंने ना तेज़ी से ना बोल बोल कर कवर किया था इस लेसन को। और इसलिए ये जो है वो 40 मिनट में कवर हुआ है ये लेसन नंबर 44। वरना इसने ना तकरीबन 1.5 घंटा ले लेना था। अब इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 45 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।